हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के 50 ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी या अन्य ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हिंदी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट के रूप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इन 50 प्रश्नों में आपने को एनालिसिस करिए कि आपने इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। आप हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए बात कर लेते हैं आज के हम पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। अभ्यागत शब्द का पर्यायवाची है। तो अभ्यागत शब्द की अगर पर्यायवाची की बात करें तो अतिथि, पुरोहित, सुरसुत, एक, श्रुतता। तो अभ्यागत शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अतिथि। अतिथि किसका पर्यायवाची है? अभ्यागत। ये वो सारे प्रश्न जो 50 प्रश्न ने लिए हैं, ये आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट से मैंने प्रश्नों को उठाया है। तो कहीं ना कहीं ये क्लास और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। चांदी काटना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धातु कर्म करना, या चोरी करना, लाभ ना होना, या मौज होना। तो चांदी काटने का अर्थ होता है मौज होना। कहते हैं कि लोग की चांदी काट रहे हो बड़े आजकल, यानी मौज होना, मस्ती में रहना अपने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रत का विलोम शब्द क्या होता है? तो रत का विलोम शब्द होता है सूरत, रत, विरत या कोई नहीं। तो रत के विलोम शब्द की बात कर ले हम तो ये होता है विरत होता है। रत के कुछ अन्य भी विलोम शब्द होते हैं, जैसे बात करें हम तो विरत होता है, विरक्त होता है, वैरागी होता है, निवृत्त होता है। ये क्या है? ये रत के विलोम शब्द हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। श्रद्धालु, सम्यक, बुद्धिमान या पश्वनी। तो इसमें शुद्ध शब्द क्या है? यहाँ पे शुद्ध शब्द है आपका सम्यक। सम्यक का अर्थ होता है दोस्तों पूरा, समस्त, ठीक, उचित, उपर्युक्त। ये क्या है? ये सम्यक के अर्थ हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची क्या होगा? तो देवता का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? आप हमें बताएं। किंकर होगा, विबुध होगा, विपुल होगा या लोकेश होगा? तो देवता के पर्यायवाची की बात कर लें तो विबुध जो है ये क्या है? ये देवता का पर्यायवाची है। अगर हम किंकर की बात कर लें जो है अनुचर होता है। अनुचर किसका पर्यायवाची है? अनुचर ये जो है किंकर का पर्यायवाची है। अनुचर होता है। दास होता है, ये भी किसके पर्यायवाची हैं? किंकर के पर्यायवाची हैं। अर्दली, चाकर, परिचर, परिचारक, ये क्या है? ये किंकर के जो है पर्यायवाची हैं। अगर हम बात कर लें विपुल की पर्यायवाची की तो अधिक हो गया, बड़ा हो गया, पर्याप्त हो गया, विस्तृत हो गया, हिमालय हो गया, विशाल हो गया, अगाध हो गया। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये विपुल के पर्यायवाची हैं। अगर लोकेश की बात करें तो राजा, शासक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये लोकेश के पर्यायवाची हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है देवता का पर्यायवाची क्या होता है? विबुध होता है। आप इसे समझ गए होंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में करण कारक है? सकर्म में, ऋणार्थक में, अकर्म में या उपर्युक्त में कोई नहीं। तो बात कर लें कि करण कारक किस में होता है? ये होता है प्रेरणार्थक में। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? अब ये हम जान लेते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता किसी कार्य को दूसरे से करवाए या कह दे, करने की प्रेरणा दे, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे बात कर लें कि सुनाना, सुनना, लिखना, लिखवाना, ये सब क्या है? ये सब प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे चल की बात करें तो चलना, चलाना, ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। नीचे 3 रचनाकार जयशंकर प्रसाद की है, तो दिनकर की कौन सी रचनाकार है? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि दिनकर की कौन सी रचनाकार है। अगर हम बात कर लें करुणालय की, तो करुणालय किसकी रचना है? ये तो जयशंकर की रचना है। एक घूंट की बात करें, ये भी जयशंकर की रचना है। अगर प्रतिध्वनि की बात करें, ये भी जयशंकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। द्वंद्व गीत ये किसकी रचना है? ये दिनकर की रचना है। अच्छा, दिनकर के कुछ अन्य अगर रचनाओं की अगर हम बात कर लें तो नील कुसुम हो गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा है। नील कुसुम किसकी रचना है? तो नील कुसुम जो है ये किसकी रचना है? ये दिनकर की रचना है। नीम के पत्ते, रश्मिरथ, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, ये वो रचनाएं हैं जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सी? नील कुसुम हो गया, नीम के पत्ते हो गया, रश्मिरथ, ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि रश्मिरथ किसकी रचना है? तो ये दिनकर की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, किसकी रचना है? तो ये भी जो है दिनकर की रचना है। उर्वशी किसकी रचना है? ये भी दिनकर की रचना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? द्वंद्व गीत ये दिनकर की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं किसकी हैं?
जयशंकर की हैं। मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, या, ईय, अनीय या इया? तो मुखिया शब्द की बात करें तो इसमें इया प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। बेंगलोर एक स्वच्छ नगर है, उक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? यहाँ पे विशेषण की बात हो रही है, मतलब विशेषता जो बताए उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो सर्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, या गुणवाचक विशेषण, या संख्यावाचक विशेषण? क्या यहाँ पे आपको संख्या दिखाई दे रही है? बेंगलोर एक अच्छा नगर है 100 में, नहीं ना, तो आपका संख्यावाचक तो होगा नहीं, ये भी गलत है। क्या सर्वनामिक विशेषण है? नहीं। क्या कोई परिणाम दिख रहा है? नहीं, लेकिन गुण बता रहा है। बेंगलोर एक स्वच्छ नगर है, तो कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अच्छा, ये गुणवाचक विशेषण क्या होता है? अब बात यहाँ पे आ गई। तो गुणवाचक विशेषण की अगर हम बात कर लें बच्चों, वह विशेषण शब्द जिनमें संज्ञा व सर्वनाम के गुण, रूप, दोष, रंग आदि का बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई लड़का बहुत सुंदर है, कोई बहुत बलवान है, तो हम कोई बहुत बलवान है, राहुल बहुत बलवान है, तो राहुल क्या है? यहाँ पे किस जो है विशेषण की बात हो रही है? गुणवाचक, क्योंकि राहुल बलवान है, तो यहाँ पे क्या है? गुणवाचक क्या है? बलवान जो है गुणवाचक है। किसका गुण बता रहा है? ये राहुल का गुण बता रहा है। बुरा, लालची, दुष्ट, अनुचित, पीला, सफेद, लंबा, पतला, मीठा, ये शब्द जब आपको दिखे और विशेषण पूछ ले तो आप समझ लीजिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वो गुण बता रहे हैं किसी भी चीज का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कुंजर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए, कुंजर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तुरंग होगा, विहंग होगा, मंदार होगा, या हाथी होगा? तो कुंजर की बात करें अगर हम, तो कुंजर का जो पर्यायवाची होता है प्यारे बच्चों, वो होता है हाथी होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। कुंजर का पर्यायवाची क्या होता है? हाथी होता है। अच्छा, हाथी के अन्य भी पर्यायवाची होते हैं जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे हैं। जैसे मैं अभी प्रैक्टिस देख रहा था, उसमें मुझे लिखा हस्ती। हस्ती किसका पर्यायवाची है? ये हाथी का पर्यायवाची है। कौन? हस्ती जो है किसका पर्यायवाची है? ये हाथी का पर्यायवाची है। अगर बात कर ले हम जो है गज की, तो गज भी आपको पता होगा, ये भी जो है किसका पर्यायवाची है? हाथी का पर्यायवाची है। मतंग की बात करें तो मतंग भी किसका पर्यायवाची? ये सब वो पर्यायवाची बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मदकल की बात करें, ये मदकल जो है, ये वर्ड काफी बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि मदकल किसका पर्यायवाची है। तो मदकल की बात करें तो ये किसका पर्यायवाची है बच्चों? ये है हाथी का पर्यायवाची है। और अगर दीप की बात करें तो ये भी हाथी का पर्यायवाची है। वारण और करीश, ये भी दोनों क्या है? हाथी के पर्यायवाची हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं काफी बार। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पुस्तकालय, हिमालय कैसे शब्द हैं? बताइए, पुस्तकालय और हिमालय कैसे शब्द हैं? योग शब्द हैं, संकर शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं? तो अगर हम पुस्तकालय और हिमालय की बात कर लें तो ये कैसे शब्द हैं? यौगिक शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात यहाँ पे निकल कर आई कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो यौगिक शब्द दो सार्थक शब्दों की मेल से बनने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। कैसे मान ले हम भैया यौगिक शब्द कहते हैं? जैसे बात करते हैं हिमालय, हिम और आलय दो शब्द हैं, इन्हें जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? हिमालय बन जाता है। कैसे? जैसे अगर बात कर ले हम, जैसे दूसरा बात कर लें, पुस्तकालय की बात कर लें, तो पुस्तकालय जो है ये किससे मिलकर बना है? ये पुस्तक धन आलय, आलय इसका हो जाएगा पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय हो जाएगा। तो ये क्या है? यौगिक शब्द है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कैसा लग रहा है क्लास, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यहाँ पे पूछ रहा है, एक आप तो को काट दीजिए, एक गलत मिस्टेक से टाइपिंग हुआ है। स्वल्प आयु का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्वल्प आयु का विलोम शब्द अगर हम बात कर लें, चिरायु होता है, अल्पायु होता है, अवस्था होता है, या दीर्घ होता है। तो स्वल्प आयु का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों, वो होता है, क्या होता है? चिरायु होता है। क्या होता है? चिरायु होता है। अगर हम स्वल्प आयु की अगर अर्थ की बात कर लें तो बहुत कम उम्र का अल्पजीवी व्यक्ति जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्वल्पायु कहते हैं। अगर चिरायु की बात कर लें तो यानी लंबी उम्र वाला व्यक्ति, जिसका उम्र ज्यादा हो, ठीक है, जिसे हम दीर्घायु कहते हैं। अगर अल्पायु की बात कर लें तो बहुत कम जीने वाला व्यक्ति,
कौन अल्पायु कौन होता है? जो बहुत कम जीता है उसे हम अल्पायु कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? आपका चिरायु हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैशाख नंदन का हिंदी अर्थ क्या है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वैशाख नंदन सांप, बंदर, गाय या गधा, बताइए क्या होता है? तो वैशाख नंदन हम किसे कहते हैं भैया? गधे को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। वैशाख नंदन किसे कहते हैं? गधे को जो है हम वैशाख नंदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दो चट्टानें किसकी रचना है? दो चट्टानें किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की, श्रीमंगल सिंह सुमन की, या माखनलाल चतुर्वेदी की, या भवानी प्रसाद मिश्र की? तो दो चट्टानों की बात करें, ये किसकी रचना है प्यारे बच्चों? ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अच्छा, काफी रचनाएं ऐसी हैं जो हरिवंश राय बच्चन की जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। जैसे बात कर ले हम तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्मपरिचय, निशा, निमंत्रण, एकांत, संगीत, ये ऐसी रचनाएं हैं जो कि आपके एग्जाम में काफी बार पूछी गई हैं, बच्चन साहब की रचनाएं। और जिसमें मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्मपरिचय और निशा, निमंत्रण, ये ऐसी रचनाएं हैं जो काफी बार रिपीटेड हुए हैं आपके एग्जाम में। अन्य किसी भी एग्जाम की बात कर लें, चाहे हम यूपी कांस्टेबल की बात कर लें, चाहे हम अन्य किसी ऐसे एग्जाम की बात कर लें जहां पे हिंदी पूछी जाती है, ये वो रचनाएं हैं जो ज्यादातर पूछी जाती है आपके एग्जाम में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है धनेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धनेश्वर का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों, वो होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। धन धन ऐश्वर्य, धन धन ऐश्वर्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसमें संधि कौन सी है? ये अगर आपसे पूछ ले तो आप सीधे कह दीजिएगा इसमें वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें वृद्धि संधि है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा। निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण, अघोष, सघोष, ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में भर भर के पूछता है। तो यहां पे बात करें अगर हम अल्प प्राण ध्वनि की, तो अल्प प्राण ध्वनि जो है ये कौन सी है? क, ख, घ या ध, बताइए। तो अल्प प्राण ध्वनि की बात करें तो पहले हम समझ लेते हैं कि अल्प प्राण ध्वनि होती क्या है, उससे हम इस प्रश्न के उत्तर दे देंगे। अल्प प्राण ध्वनि जो है ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता हो और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण जो है व्यंजन कहते हैं। अब ये छोड़ दीजिए, इसका ट्रिक क्या है ये हम समझते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो क से क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या है? एक वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का जो है पहला, तीसरा और पांचवा, यानी पहली क, उसके बाद तीसरा क्या होगा आपका? ग, ठीक है, क, ख, ग, घ, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तीसरा और पांचवा यानी अंग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ऐसे ही च में होगा, ऐसे ही ट में होगा। इसमें पहला, फिर से सुनिएगा कि पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके होते हैं दोस्तों अल्प प्राण। अंतस्थ वर्ण की बात करें तो ये 4 होते हैं और अनुस्वार की बात करें तो ये 1 होते हैं। और टोटल अगर हम अल्प प्राण ध्वनियों की बात कर लें तो इनकी संख्या 20 होती है व्यंजन में, ठीक है। बात कर लेते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए का, ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला पत्र क्या है? तो हिंदी के पहले पत्र की अगर हम बात कर लें तो हिंदी का पहला पत्र क्या है? बनारस अखबार, इतिहास, तमिनाशक या हरिश्चंद्र मैगजीन या उदंत मार्तंड। तो हिंदी का पहला पत्र जो है वो आपका उदंत मार्तंड है। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही है। कौन सा सही है? डी सही है। अगर बात कर लें बनारस अखबार की तो बनारस अखबार का जो संपादन है वो गोविंद नारायण थत्ते द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में किया गया था। और अगर बात कर ले हम जो है इसकी क्या कहते हैं इतिहास तमिनाशक की, तो ये एक राजा पर शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। किसकी है? जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, जो एक इतिहास पे जो है ये वर्णित है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। सूफी संतों की शैली कैसी है? तो सूफी संतों की जो शैली है वो कैसी है बताइए। सूफी संतों की जो शैली है वो गजल है, मंचनवी है या तजुर्बा है या मरसिया है। तो सूफी संतों की जो शैली है वो मंचनवी है। क्या है? मंचनवी है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है,
मंसन नवी जो है ये सूफी संतों की शैली है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो है बीज वपन काल के नाम से संज्ञा दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर बात कर लें चारण काल किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रेशियन ने जो कहा था। प्रारंभिक काल की बात करें किसने संज्ञा दिया, तो मिश्र बंधु ने दिया था। वीर गाथा काल की बात करें तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। सिद्धांत सामंत काल की बात करें तो पंडित राहुल शंकरत्यायन ने दिया था। और वीर काल की बात करें तो वीर काल की जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक की बात कर लें, सूर्यकांत निराला या महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या बाल मुकुंद गुप्त। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ दोस्तों, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ। किसके साथ? बी के साथ जाएंगे। आचार्य अगर बात कर ले महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो इनको प्रथम लोकवादी आचार्य भी माना जाता है। किसे? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, सोरठा छंद के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, काफी बार आपके एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो सोरठा और छंद के सम चरणों में अगर मात्राओं की अगर हम बात कर लें तो कुल 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सोरठा के बारे में। सोरठा दोहा के ठीक विपरीत होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रथम और तृतीय चरण में जो है 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं। ये आप ध्यान लीजिएगा, ये प्रश्न पूछता भी है कि दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11 मात्राएं होती हैं। और अगर हम बात कर लें जो है द्वितीय और चतुर्थ में तो 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी 13 मात्राएं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हवा लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? बीमार पड़ना, नशे की आदत पड़ना, प्रभावशाली होना या प्रभाव पड़ना। तो हवा लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रभाव पड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। कहते हैं ना कि आपको हवा लग गई है हमारी, मतलब हमारा या किसी का हवा लग जाए, किसी को आपको उनका हवा लग गया है, आप उनके जैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो हवा लगना का अर्थ क्या होता है? प्रभाव पड़ना, किसी व्यक्ति का प्रभाव पड़ना या अपना प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ना। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अकाल में सारस किसकी रचना है? तो अकाल में सारस रचना की अगर हम बात कर लें तो ये रचना किसकी है? केदारनाथ सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा, बात अगर कर लें यहाँ पे निराला जी आ गए हैं, तो निराला जी की कुछ रचनाएं जो मुझे याद आ रही हैं वो आपको बता रहे हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर एग्जाम में। जैसे परिमिल हो गया, गेदिका हो गया, अनामिका हो गया, तुलसीदास हो गया, कुरमुत्ता हो गया। ठीक है, नए पत्ते हो गए, बेला हो गया, अर्चना हो गया। ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये निराला जी की रचना है, जो कि काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, कुएं में गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नशे में होना, धोखा खाना, विपत्ति में पड़ना या अपमानित होना। तो कुएं में गिरना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या है? विपत्ति में पड़ना। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अगर हम बात कर लें कि मदहोश होना का अर्थ क्या होता है? नशे में होना। नशे में होना की बात करें, किसका मुहावरा है? मदहोश होना। अगर बात करें कि जो है अपमानित होना, तो घड़ों पानी पड़ना, मतलब घड़ों में पानी पड़ना, ये जो है अपमानित होना, इसका मुहावरा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? पट, उदक, वसन, अंबर। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं है बच्चों? उदक नहीं है। बाकी सब क्या है? ये कपड़े के पर्यायवाची हैं। अगर उदक की बात कर लें तो उदक जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये जल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है दोस्तों? जल का पर्यायवाची है उदक। ठीक है, तो जल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? उदक होता है, नीर होता है, पानी होता है, तोय होता है, सलिल होता है, अंबु होता है, अमृत होता है। ये सब क्या है? ये सब जल के पर्यायवाची हैं। अच्छा, कपड़ा के पर्यायवाची कुछ अन्य भी होते हैं क्या? हाँ, होते हैं जरूर। चीर हो गया, परिधान हो गया, पट हो गया, वेशभूषा हो गया। ये क्या है? ये कपड़े के पर्यायवाची हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, चौपाई के सभी चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 16, 11 या 13? बताइए। चौपाई की अगर चरणों की बात करें तो इसमें कुल जो है कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों? 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर जो है हम जाएंगे बी के साथ। चौपाई की बात कर लें तो चौपाई एक सममात्रिक छंद का उदाहरण है जिसके 4 चरण होते हैं।
और इसके प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं होती हैं किसके, चौपाई के। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इला किसका पर्यायवाची है, बिजली का, नौका का, नदी का, धरती का। तो इला की बात कर लें तो ये धरती का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है दोस्तों, ये धरती का पर्यायवाची है। धरती के कुछ अन्य पर्यायवाची की बात कर लें तो अवनी होता है, और होता है आपका अचला होता है, वसुंधरा होता है, भूमि होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब जो है धरती के पर्यायवाची हैं। अगर बात कर ले हम बिजली की, तो बिजली का पर्यायवाची क्या क्या होता है भैया, और बिजली की बात करें विद्युत होता है, तड़ित होता है, चढ़ प्रभाव होता है, घन प्रिया होता है, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। अगर नौका की बात कर लें तो नौका का क्या होता है, जलयान होता है, तरणी होता है, बेड़ा होता है, डोंगी होता है, तरी होता है, ये सब किसके हैं, नौका के हैं। अच्छा चलो ठीक है, नदी के भी बता दे रहे हैं आपको। नदी क्या होता है, सरिता होता है, तटनी होता है, प्रवाहिनी होता है, निम्ना होता है, शैलजा होता है, ये किसके हैं, ये आपके नदी के हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी, धरती। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है, क्रिया विशेषण शब्द के, क्रिया शब्द का, या विशेषण शब्द का, या संज्ञा शब्द का। तो किसकी गणना की जाती है अव्यय के अंतर्गत, तो ये होता है किसकी, क्रिया विशेषण शब्द का। ऑप्शन नंबर ए सही। अच्छा क्रिया विशेषण होता क्या है भैया, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का अवबोध हो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण शब्द होता है। अब बात एक और आ गई कि क्रिया क्या होता है, तो क्रिया की बात करें तो जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारण, या कर्म कारक। माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो यहाँ पे क्या हो जाता है भैया, कर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हम जाएंगे किसके साथ, डी के साथ। अच्छा ये कर्म कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसी को हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक क्या है, जब आप विभक्ति करिए कारक का उसमें देखिए कि किस चीज का लोप हो रहा है, तो यहाँ पे को का लोप होगा। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, किसका लोप हो रहा है, को का लोप हो रहा है। किसका लोप हो रहा है बच्चों, को का। माँ किसको दूध पिलाती है, बच्चे को दूध पिलाती है, ये सब चुनिएगा बस। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित नहीं है, तो 3 रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं, एक रचना नहीं है, तो वो है वेडुलो गुर्जेधरा। तो वेडुलो गुर्जेधरा जो है ये किसकी रचना है, तो ये रचना है किसकी, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। किसकी, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और ये तीनों रचनाएं जो है दिख रहे हैं जो आपको, ए और बी और डी, ये तीनों रचना जो है केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। तो इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1949 में मिला था। काफी बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पुत्र का पर्यायवाची क्या होता है, अग्रज होता है, अनुज होता है, तनुज होता है, सहोदर होता है। तो पुत्र की पर्यायवाची की बात कर लेकर हम, तो ये होता है तनुज होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। अच्छा पुत्र की कुछ अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, नंदन कहते हैं, वत्स कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, वस्त कहते हैं। अगर बात कर लें बेटा, ये भी पुत्र का पर्यायवाची है, हाँ है जरूर। सुत की बात कर लें, ये भी पुत्र का पर्यायवाची है, जरूर ये सुत का पर्यायवाची है। अगर बात करें तनया लड़का, ये भी तनय और लड़का, ये भी क्या है, ये भी पुत्र की पर्यायवाची है। अच्छा अग्रज की पर्यायवाची की बात कर लें तो भ्राता, भाई, अगुआ, भैया, ये किसके हैं, अग्रज के हैं। अनुज की बात कर लें तो कनिष्ठ, छोटा भाई या अनुजन्मा, ये कौन है, ये जो है अनुज की पर्यायवाची है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मुझसे हंसा नहीं जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। मुझसे हंसा नहीं जाता, निम्न में भाववाच्य प्रयुक्त हुआ है। भाववाच्य क्या होता है बच्चों, कि क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य के भाव या क्रिया की प्रधानता का पता चलता हो। जैसे कह सकते हैं दादाजी से उठा नहीं जा रहा, ये क्या है, ये एक भाववाच्य है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चंद्रगुप्त नाटक की रचनाकार कौन है। चंद्रगुप्त नाटक की रचनाकार की अगर बात कर लें तो ये जयशंकर की रचना है। जयशंकर की कुछ अन्य रचनाओं की अगर हम बात कर लें, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कंकाल, आदि, इंद्रजाल, तितली, ये सब किसकी रचना है, ये जयशंकर की रचना है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। चरण कमल बंधु हरिलाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है,
उपमा अलंकार है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें पुल्लिंग क्या है? घाघरा, विष्ट, रात्रि या नेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेत्र क्या है? यह एक पुल्लिंग शब्द है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री। तो मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? मृग नयनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। गारसाद ताशी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? तो ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लें। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? य, र, व, ड और स। तो बात कर लें अंतस्थ व्यंजन की, तो य और र ये क्या है? ये एक अंतस्थ व्यंजन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनोरथ किसका पर्यायवाची है? तो मनोरथ जो है वासना का, लालच का या लक्ष्य का या कामना का। तो मनोरथ जो है ये कामना का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लें। पुराने पथ के पथिक के नाम से किसे जाना जाता है? पुराने पथ के पथिक के नाम से जो है हम मतिराम को जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो ये नहीं टकराती है। घ व्यंजन के उच्चारण में जो है जिह्वा जो है तालु से नहीं टकराती है। अगले प्रश्न की बात कर लें। पुरोधा शब्द में संधि क्या है? तो पुरोधा शब्द में संधि की बात कर लें तो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। किसमें? पुरोधा में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नास्तिक में कौन सा समास है? तो नास्तिक में समास की अगर हम बात कर लें प्यारे बच्चों, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास को पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है पता है? अगर आपको कारक पता होगा, कारक के चिन्हों को पता होगा कि कारक के कितने चिन्ह होते हैं, कारक कितने होते हैं, तो कारक के जो है समास विग्रह करने पर आप तत्पुरुष दिया गया है कोई शब्द नास्तिक, इसका समास विग्रह करेंगे तो जिस कारक अगर विभक्ति आ रहा है, कारक विभक्ति के चिन्ह आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये तत्पुरुष समास है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किरणें उदासी आती हैं, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो किरणें उदासी आती हैं, इसमें मानवीकरण अलंकार है। कौन अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? तो हिंदी भाषा और साहित्य के जो लेखक हैं वो कौन है बताइए? तो वो हैं कौन दोस्तों? श्याम सुंदर दास हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। कविता रचने वाली स्त्री। तो कविता रचने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं? उसे हम कवित्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हर काम में देर करने वाला के लिए एक शब्द बताइए। हर काम में देर करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? दीर्घसूत्री होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो बात कर लें कि स्त्रीलिंग किसमें है दोस्तों? अरहर। अरहर क्या है? कैसा शब्द है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गरीब को चावल दान करो में कौन सा कारक है? कारक पूछ रहा है। गरीब को चावल दान करो, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? संप्रदान कारक हो जाएगा। बात करें आज की आखिरी प्रश्न की। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसमें जो है कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? बात कर लें प्रश्नवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक, तो इसमें निजवाचक जो है सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। अगर अभी चैनल पे आप नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ क्लास को शेयर कर जरूर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।